पीजी एंट्रेंस एग्जाम में यश पाने के लिए अध्ययन की पद्धति अर्थात मेथड्स और युक्तियां यानी ट्रिक्स या आइडियाज, इस विषय पर मैं क्यों बात कर रहा हूं? मैं कौन हूं कि आपको इस प्रकार से मैं इस विषय पर कुछ मेरे विचार बताऊं और आप उसको क्यों सुने? इसलिए एक थोड़ा सा परिचय मेरा मैं यहाँ पर देता हूं, जिससे कि आपको पता चले कि इस विषय के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूं। मेरा नाम है वैद्य ऋषिकेश मेहत्रे। मैं 1998 में यानी आज से करीब 22 साल पहले जामनगर से IPGTR जामनगर से संहिता डिपार्टमेंट से पीजी पास करके बाहर आया हूं। 1995 का जो जामनगर का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम का मैं टॉपर स्टूडेंट रह चुका हूं। पूरे भारत में उस समय मैं प्रथम स्थान पर वहां पर सिलेक्ट हुआ था और मेरे खुद के निर्णय से मैंने यहाँ पर जामनगर में संहिता विभाग में मेरा पीजी कंप्लीट किया। एप्लीकेशन ऑफ तंत्र युक्ति इन संहिता अध्ययनम, इस विषय पर मेरा पीजी का थीसिस मैंने वहां पर लिखा। अच्छा ठीक है, मैं जामनगर में फर्स्ट आया था कभी 25 साल पहले 1995 में, मैं वहां से पीजी करके निकला। उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे थोड़ी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर विचार प्रस्तुत करने की पात्रता आ जाती है। ऐसे सैकड़ों दर्जनों स्टूडेंट जामनगर में, BHU में और न जाने कहा पीजी सेंटर में सिलेक्ट होते रहते। तो मैं क्यों इस विषय पर आपके सामने बोल रहा हूं? मेरे उसमें क्या पात्रता है? तो ये पात्रता इस प्रकार से है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मैं एक ऐसा आदमी हूं कि जो पूरे भारत में पीजी एंट्रेंस प्रिपरेशन कोर्स यानी पीजी एंट्रेंस का क्लास, इस आइडिया का मैं जनक हूं। आई एम द पायनियर पर्सन टू स्टार्ट पीजी एंट्रेंस प्रिपरेशन क्लासेस इन एंटायर इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1999। 1956 में भारत में पहली बार पीजी एंट्रेंस हुई जामनगर में। भारत का पहला पीजी सेंटर 1956 में जामनगर में खुला और तब से वहां पर एंट्रेंस एग्जाम हो रही है। लेकिन 1999 तक यानी पिछली शती के अंतिम वर्ष तक किसी को यह नहीं लगा कि पीजी एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए क्लास हो सकती है। वो पहली बार पुणे में 1999 में, आज से 21 साल पहले, मैंने पहली बार पीजी एंट्रेंस प्रिपरेशन की क्लास शुरू की और नेचुरली उस प्रकार का क्लास कहीं पर नहीं था, तो मुझे बड़ा अच्छा प्रतिसाद मिला। पूरे भारत से यानी कश्मीर से लेके केरल तक और आसाम से लेके गुजरात तक सभी ओर से मुझे स्टूडेंट प्राप्त हुए। तब तो कोई ऑनलाइन की बात नहीं थी, पूरा लाइव क्लास चलता था। तो 1999 से 2003 तक मैंने पुणे में क्लास चलाई, जो जामनगर, जयपुर, BHU इन एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए हुआ करती थी, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र में पीजी एंट्रेंस नहीं हुआ करती थी। वो लास्ट ईयर के उस सब्जेक्ट के विषय पर सिलेक्शन हुआ करता था। 2003 में महाराष्ट्र में अपने स्टेट की पीजी एंट्रेंस शुरू हो गई और आज ये समय आ गया है कि 5 साल पहले ये सारी की सारी अलग अलग जो पीजी एंट्रेंस हुआ करती थी, BHU में अलग पीजी एंट्रेंस हुआ करती थी, जयपुर में अलग, जामनगर में अलग, हर एक स्टेट में अलग, केरल की अलग, ऐसे न जाने कितने एंट्रेंसेस उस समय हुआ करती थी। वो सारी कॉन्ग्लोमेरेट करके उनका एक साथ ये करके अभी ये AIAPGET ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट इस प्रकार से ये बना है। तो 1999 से 2003 तक मैंने जामनगर, जयपुर, BHU, त्रिवेंद्रम इन सेंटर्स में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए मेरे क्लास चलाए। सदैव से पहले ही बैच से चारों इंस्टीट्यूट में मेरे स्टूडेंट टॉपर यानी फर्स्ट पोजीशन पर सिलेक्ट हुए। कभी कभी तो ऐसे हुआ कि महाराष्ट्र के जितने लोग सिलेक्ट हुए वो सभी के सभी मेरे इंस्टीट्यूट से ही हुआ करते थे। अभी ये तो बात होती है कि अगर कोई सक्सेसफुली कोई चीज कर रहा है तो उसको कॉम्पिटिटर आ जाते हैं। तो 2003 में मेरे ही एक जामनगर के जूनियर ने पुणे में और एक क्लास चलाई। उसके बाद उसके 2 साल जूनियर ने नासिक में एक क्लास चलाई और उसके बाद फिर मुंबई में क्लास चलने लगी, नगर में क्लास चलने लगी, फिर हर जिले में, पूरे भारत में क्लास चलने लगी। तो उसका सैचुरेशन हो गया, वो एक ट्रेंड चला गया। लेकिन मुझे ये आनंद है कि ये जो इंडस्ट्री मैं कहता हूँ, दिस इज एन इंडस्ट्री, पीजी एंट्रेंस क्लास ये एक इंडस्ट्री है जो उभरते हुए नौजवान स्टूडेंट के महत्वाकांक्षाओं को फलद्रूप करके उनको पीजी एंट्रेंस क्रॉस करके उनको एक यश प्रदान करती है। ये एक एकेडमिक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री का मैं उद्गाता हूँ। आई एम द पायनियर ऑफ दिस आइडिया। आई एम वेरी प्राउड टू से दैट माई स्टूडेंट्स
almost 450 students in last 21 years. They have secured their PG entrance seats at Jamnagar, Jaipur, BHU, Trivandrum, all over Maharashtra, and the latest institute, that is AIIA. अगर आपने ठीक तरह से इंक्वायरी की, आप जिस भी कॉलेज में इस समय पढ़ रहे हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, ग्रांटेड में हो, प्राइवेट में हो, महाराष्ट्र में हो, आउट ऑफ महाराष्ट्र हो, आप अगर ठीक से इंक्वायरी करोगे तो आपको पता चलेगा कि शायद आपकी प्रिंसिपल, शायद आपके एचओडी, शायद आपके कोई प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वो पीजी एंट्रेंस की क्लास में मेरे यहाँ पर अटेंड करके आगे चले गए हैं। तो मुझे बड़ा अभिमान है, मुझे बड़ा गर्व है, मुझे बड़ा आनंद है कि मैंने एक ऐसी बात चलाई कि जिससे बहुत सारे लोगों की जिंदगी में वो एक यश का अवसर उनको देखने को प्राप्त हुआ। आज भी 17-18 साल के बाद, 20 साल के बाद, 15 साल के बाद, 12 साल के बाद कहां से भारत के किसी कोने से किसी स्टूडेंट का फोन आता है और बोलता है कि सर मैं आपके अमुक बैच का स्टूडेंट हूँ। 2003 के बाद जैसे रिस्पॉन्स बढ़ने लगा, वैसे मैंने मुंबई में, नासिक में, कोल्हापुर में, और मेरा ओरिजिनल क्लास पुणे में, इस तरह से मैं क्लासेस चलाता था। तो मुझे पीजी एंट्रेंस क्लास अकेले चलाने का, दिस इज वन मैन एंटरप्राइज। मेरे साथ कोई कभी फैकल्टी नहीं थी, मेरे साथ कोई कभी टीम नहीं थी। मैं ये बिलीव करता हूं कि एंट्रेंस का प्रिपरेशन ये सब्जेक्टिव ट्रेनिंग से अलग है। हम हमारे बीएमएस करियर में करीब करीब 18-19 सब्जेक्ट सीखते हैं। उस हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग प्रोफेसर, अलग रीडर, अलग लेक्चरर, अलग व्याख्याता हमें आके पढ़ाता है। लेकिन एंट्रेंस की तैयारी ये सब्जेक्टिव प्रिपरेशन से बहुत अलग है, इसलिए उसको 2, 3, 4, 5 लोगों ने मिलकर पढ़ाना ये मुझे कोई अच्छा नहीं लगा। इसलिए आई वॉज द सोलो फैकल्टी फॉर माई क्लासेस। इट वॉज एन वन मैन एंटरप्राइज, और उस वन मैन एंटरप्राइज के तौर पर मैंने 21 साल ये क्लासेस चलाए। 2015 तक मैं ये क्लासेस लाइव इन हॉल ट्रेनिंग के रूप में चलाता था। 2015 में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया कि ये मैंने ऑनलाइन कन्वर्ट किया, क्योंकि उसी साल से AIA PGET भी ऑनलाइन एग्जाम चालू होने लगी। उस कारण से मैंने भी सोचा कि अगर एग्जाम ऑनलाइन हो गई है तो क्यों ना हमारा क्लास भी ऑनलाइन हो जाए। और संयोगवश उसके 2 साल बाद जियो भी आ गया, नेट का स्पीड भी बढ़ गया। तो अभी जो मैं क्लास चलाता हूं ये पूरा का पूरा ऑनलाइन चलता है। अभी आप जो बीएमएस कोर्स करते हो 5-5.5 साल का, ये टेस्ट मैच है, आप 5 साल उसमें जुटे रहते हो। एंट्रेंस का जो मैं क्लास चलाता था वो 31 सेशन का हुआ करता था, यानी 6.5 महीने का। किस प्रकार से स्टडी करना चाहिए, क्या फर्क होता है बीएमएस के सब्जेक्टिव स्टडी में और एंट्रेंस की स्टडी में। देखिए ऐसा है कि पहले आप ये भूल जाओ कि मैंने आपको मेरी हिस्ट्री क्या बताई, मैंने मेरा पास्ट क्या बताया, क्योंकि हमें प्रेजेंट टेंस यूज करना है हमारे सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए। पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री, दोनों हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में क्या है, प्रेजेंट टेंस है, आज का समय है, आज का ये लम्हा है, ये आने वाला पल हमारे हाथ में है। तो वो गॉड्स गिफ्ट है, इसलिए उसको प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि हम गेट सिलेक्टेड फॉर पीजी। ओके, तो उस एम के गोल्स क्या हैं? उस एम के 3 गोल्स होते हैं। एक गोल होता है कि मुझे प्रीमियम इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, जहां पर मुझे तगड़ा स्टाइपेंड भी मिले, अच्छी मुझे वहां पर एजुकेशन भी मिले, मुझे अच्छे तरह से पेशेंट भी देखने को मिले, जो भी मैं थीसिस का सब्जेक्ट लूंगा उसके लिए बहुत सारे वहां पर रेडीमेड रिसोर्सेस और गाइडेंस भी मिले। तो पहला एक गोल होता है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए। अच्छा, वहां नहीं मिल सकी तो कम से कम ग्रांटेड कॉलेज में तो मिले, तो मैं थोड़ी फीस में मेरा पीजी कर लूंगा, मुझे स्टाइपेंड नहीं मिलेगी मुझे पता है। और तीसरा होता है कि कुछ भी हो जाए, मुझे पीजी करनी है तो मैं किसी कॉलेज में पीजी करने के लिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ। प्राइवेट कॉलेज में पीजी करने के लिए जो एडमिशन लेता है उसके लिए ना ये व्याख्यान है ना मेरा कोर्स है, और क्योंकि ये एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, आप अपनी बुद्धि के बल पर उस पीजी एंट्रेंस को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, न कि अपने माता पिता के द्वारा खड़े किए गए धन संचय के ताकत पर। तो प्राइवेट कॉलेज में पीजी के लिए एडमिशन लेना ये धन की बात है, ये बुद्धि की बात नहीं है। तो मैं आपके सामने वो चीजें रखूंगा जो बुद्धि से आपको उस गोल तक, गवर्नमेंट कॉलेज में या नहीं हो सका तो कम से कम ग्रांटेड कॉलेज में पीजी पा सके। हाँ, तो उसके लिए टारगेट क्या होता है? आपका एम है पीजी, आपका गोल है गवर्नमेंट या ग्रांटेड कॉलेज, और आपका टारगेट है एमसीक्यू। आप एमसीक्यू के परे
इस समय कुछ नहीं कर सकते। आप अभी ये मत सोचिए कि मैं AIA दिल्ली में एडमिशन पाऊंगा, मैं BHU में जामनगर जयपुर में एडमिशन पाऊंगा, मैं तिलक में एडमिशन पाऊंगा, नांदेड़ में नागपुर में एडमिशन पाऊंगा। ये मत सोचिए। आप इस समय ये सोचिए कि आप ज्यादा से ज्यादा MCQ को पॉजिटिव रूप में कैसे सॉल्व कर पाएंगे और एक भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी एक गलती आपका 0.25 मार्क जो है वो माइनस करती है। मान लो आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से 5 बराबर आए और 5 गलत आए, तो उसका ये मतलब होता है आपको +5 और -125 मार्क मिले। यानी आप 4.25 मार्क पर अटक जाते हो। यानी आपकी एक एक गलती आपका एक एक ऊपर आने वाला सीट जो है वो काटती चली जाती है। बहुत बड़ी स्पर्धा है, सीट कम होते हैं और एस्पायर करने वाले स्टूडेंट की संख्या जो है वो सैकड़ों में, हजारों में है। देयर इज अ लार्ज क्राउड एट द बॉटम एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ द रूम एट द टॉप। आपको ऊपर तक पहुंचना है जहां पर कोई नहीं है। तो ये मत सोचिए कि मैं ऐसे तैसे करूंगा, वैसे तैसे MCQ सॉल्व करूंगा, मुझे नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा मिलना है। आपको पासिंग नहीं करनी है, आपको हाईएस्ट मार्क चाहिए। आप मेरिट लिस्ट में जितने ऊपर रहेंगे उतना आपको आपके मन के अनुसार, आपकी अपेक्षा के अनुसार आपको कॉलेज और आपको वो विषय और आपको वो शहर मिलेगा। जितना मेरिट लिस्ट में आप नीचे चले आएंगे उतना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कॉलेज के दर्जा के लिए, शहर के लिए और मिलने वाले सब्जेक्ट के लिए। इसलिए आपका टारगेट होना चाहिए 100% MCQ सॉल्विंग। हम क्या सेल करते थे, हम क्या पढ़ाते थे? आवर मेथड ऑफ स्टडी इज टारगेट सेटिंग एंड टारगेट एग्जीक्यूटिंग। व्हाट आई मीन बाय टारगेट सेटिंग? टारगेट सेटिंग ये होता है कि इतने बड़े एवरेज सिलेबस का, फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक फैले हुए वाइड स्पेक्ट्रम एवरेज सिलेबस का, पूरे BAMS के करिकुलम का स्टडी इतने कम समय में कैसे करें जो केवल 120 MCQ पूछेगा। किस चीज को ऑप्शन में डालेंगे आप किसी चीज को ऑप्शन में नहीं डाल सकते, क्योंकि उस ऑप्शन में डाले हुए पोर्शन से अगर MCQ आता है और आप नहीं सॉल्व कर पाते हो तो आपका सिलेक्ट होने का चांस जो है वो 100-200 नंबर से धड़ाम से नीचे आता है, क्योंकि एक एक MCQ के नंबर में 100-100, 200-200 स्टूडेंट हो सकते हैं। इतनी मेरिट लिस्ट जो है वो टाइट होती है। इसलिए हमारा मेथड ऑफ स्टडी है सब्जेक्ट वाइज नहीं, बल्कि टारगेट सेटिंग एंड टारगेट एग्जीक्यूटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय टारगेट एग्जीक्यूटिंग? मैंने सोच लिया कि भाई देखिए आगे 30 दिन है, 30 दिन में मैं 120 अध्याय चरक के जो है स्टडी कर लूंगा और उसके नोट्स बनाऊंगा, तो रोज मैं 4 अध्याय करूंगा। ये हुआ टारगेट सेटिंग। लेकिन कभी आपने टारगेट ऐसा सेट किया है वो पूरा होता है? नहीं होता, क्योंकि आपको टारगेट एग्जीक्यूट करने के लिए आपके ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं बैठा है और आप स्वयं खुद की नहीं सुनते हैं। हम कौन हैं? हम वो हैं जो आपको टारगेट देंगे और वो टारगेट आपसे पूरा करवाएंगे। इस तरह से मैंने काम किया है 1999 से, इसलिए मैं कामयाब था कि मैं 5.5 साल का इतना बड़ा सिलेबस जो है वो 18 सेशन में कंप्लीट करता था 1999 से 2003 तक। उसके बाद में मैंने उन 18 सेशन का जो है विस्तार वो 31 सेशन में किया। यानी 31 सेशन में मैं पूरा का पूरा एवरेज सिलेबस कवर करके उन लोगों को वहां तक छोड़ के आता हूं कि जाओ अब आप किसी भी MCQ सॉल्व करने की क्षमता में आ गए हो। तो कैसे स्टडी करें? सब्जेक्ट वाइज? नो 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 नो, डोंट बी अंडर कंट्रोल ऑफ सब्जेक्ट्स। पिछले 5.5 साल यही 18 सब्जेक्ट आपकी गर्दन पर बैठ के आपको कंट्रोल कर रहे हो। नाउ लेट अस गेट ऑल दो सब्जेक्ट्स इन आवर कंट्रोल। हम सब्जेक्ट के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, हम सब्जेक्ट को अपने कंट्रोल में लेंगे। कैसे? इसीलिए हम सब्जेक्ट वाइज स्टडी नहीं करते हैं, हम करते हैं टॉप्स वाइज स्टडी। ये क्या है? ये मेरे खुद के कॉइन किए हुए टर्म्स है। टॉप्स क्या है? ट्यूटोरियल्स ओरिएंटिंग पर्टिकुलर सिलेबस। और वाइज क्या है? वो सिलेबस किसी निश्चित काल में समाप्त होना चाहिए पढ़ के। वो है वीकली इंस्टॉल्ड सिलेबस एक्सरसाइज, यानी एक एक वीक के मैंने स्लाइसेस बनाए पूरे BAMS क्यूरिकुलम के। क्यों किया ऐसे? मैं 18 वीक में 18 सब्जेक्ट खत्म नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन क्या आपको ये गारंटी दी है कि आपके PG एंट्रेंस के पेपर में 18 सब्जेक्ट के क्वेश्चन सीरियली पूछे जाएंगे? पहला क्वेश्चन संस्कृत का, दूसरा पदार्थ विज्ञान का, तीसरा हिस्ट्री का, चौथा रस का, फिर द्रव्य का, ऐसे सीरियली सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछते हैं? नहीं पूछते। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? पहला क्वेश्चन होता है हिस्ट्री का, दूसरा शायद चाणक्य से, तीसरा रस से, चौथा बालरोग से। सो इट इज ए रैंडम क्वेश्चन यार, वो सब्जेक्ट वाइज सीरीज में नहीं आता है। और अगर वो सब्जेक्ट वाइज एग्जाम नहीं लेने वाले हैं तो आप क्यों सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हो? बराबर है ना?
अगर आपको ट्रेन में ट्रैवल करना है तो आप उसको रोड पे नहीं दौड़ा सकते, आपको ट्रेन को उसकी पटरी पर ही दौड़ाना है। तो जिस प्रकार की एग्जाम है उस प्रकार से आपको खुद को ढालना होगा। आप हैप्पी बर्थडे पर आपका केक काटते हो, आप केक काटते हो तो कैसे खाते हो? पहले ऊपर की पेस्ट्री खा लेते हो, फिर उसके ऊपर का लेयर खाते हो, फिर नीचे का स्पॉन्जी लेयर खाते हो, फिर नीचे का चॉकलेट, ऐसे करते हो? नहीं, आप सभी लेयर्स में से जाने वाला एक सेक्शन बनाते हो और एक ट्रायंगुलर पीस आता है जिसमें ऊपर की पेस्ट्री से, ऊपर की क्रीम से लेके नीचे के एक थिक लेयर तक सारे के सारे लेयर्स उसमें आ जाते हैं। ये होता है एमसीक्यू पेपर जो एंट्रेंस में आता है, जो 18 सब्जेक्ट के थोड़े से सेशन को लेके, एक सेक्शन को लेके उसमें से क्वेश्चन को चुन के वो 120 एमसीक्यू का पेपर बनाता है। तो इसलिए सब्जेक्ट वाइज नहीं, उस तरह से स्टडी कीजिए जिस तरह से वो आता है। आपको आपके ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करना होगा कि वो किसी भी समय, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी सीरियल में पूछे जाने वाले किसी भी एमसीक्यू का आंसर देने की क्षमता रखे। एवरी एमसीक्यू काउंट्स। स्टडी इस तरह से मत कीजिए, एटीट्यूड ये मत रखिए करके देखूंगा, ट्राई करूंगा, चांस ले लूंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चाहिए। ये मत सोचिए कितनी सीट होती है, उसमें रिजर्वेशंस कितने हैं। ऐसा सोच के काम करोगे तो आप जिंदगी में कभी नहीं सिलेक्ट होंगे। ये सोचिए कि वहां पर केवल एक सीट है और वो मेरे लिए है। आप इस दृष्टि से, इस डाई हार्ड दृष्टि से, इस कि कल शायद मेरी मौत हो जाए, इस दृष्टि से अगर पैशनेट रूप में आग लगी है, इस जमीर से काम करेंगे तो वो एटीट्यूड पनपता है। वो एटीट्यूड क्या है? विनिंग एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, एम्बिशियस एटीट्यूड। आई वांट टू बी एट द टॉप। मेरा ब्लड ग्रुप एआईए पीजीसीटी का एग्जाम होने तक बी पॉजिटिव ही होना चाहिए। उसमें क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, उसमें ऑप्शन नहीं होना चाहिए, उसमें विकल्प नहीं होना चाहिए। उसमें केवल एक संकल्प, एक डिटर्मिनेशन, एक निश्चय होना चाहिए कि यस, मैं जीतने के लिए ये तैयारी कर रहा हूं। देयर इज ओनली वन सीट एंड इट इज फॉर मी। इसलिए खुद पर श्रद्धा चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। जो खुद पर संशय लेता है वो कभी जीत नहीं पाता है। श्रद्धावान लभते संशयात्मा विनश्यति, ये दो वाक्य भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रणभूमि पर बताए कि खुद पे भरोसा रख, संशय मत ले, 10 ऑप्शन मत निकाल, तो ये आप कर पाएंगे। अब ये कैसे करना है? ये जोर शोर से कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा करो। एक्चुअली कैसे करें? देखिए, उसकी एक आसान तरीका है कि हम एक ऐसी चीज आपके पास लेके आते हैं कि हमें लगता है कि वी ट्रेन यू टू सॉल्व नॉट ओनली मेनी एमसीक्यूज। मैं आपसे बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा कि इसका पेपर सॉल्व करो, उसका पेपर सॉल्व करो, 20 पेपर सॉल्व करो, 10,000 एमसीक्यू सॉल्व करो। नहीं, वी डोंट ट्रेन यू टू सॉल्व ओनली मेनी एमसीक्यूज, बट वी ट्रेन यू टू सॉल्व एनी एमसीक्यू। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मैंने आपको बता दिया कि गुरु के विपरीत लघु होता है। इसका मतलब मैंने आपको 40 एमसीक्यू बता दिए। ये जरूरी नहीं कि मैं 40 के 40 एमसीक्यू आपसे सॉल्व करवा के ले लूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बता रहा हूं कि गुरु के विपरीत लघु ये एक एमसीक्यू वाली नोट है, तो इसमें 2 एमसीक्यू बन गए कि गुरु के विपरीत अमुक अमुक गुण होता है ABCD। फिर दूसरा एमसीक्यू, लघु के विपरीत अमुक अमुक गुण होता है ABCD। यानी एक स्टेटमेंट में 2 एमसीक्यू बन गए, तो 20 गुण है, तो एमसीक्यू कितने बने? 40 एमसीक्यू बने, रिवर्स और पॉजिटिव दृष्टि से। तो जब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं विच कैन यील्ड एन एमसीक्यू, जिस इंफॉर्मेशन से एमसीक्यू बनता है, उस इंफॉर्मेशन को हंट करना, कलेक्ट करना, ये जो नजरिया आता है, ये जो आइडिया है, ये आपको इतने वाइड स्प्रेड, इतने बहुत बड़े विस्तारित बीएमएस क्यूरिकुलम को आपके मुट्ठी में लाके रखेंगे, आपके टिप ऑफ फिंगर्स पर लाके रखेंगे, आपके टिप ऑफ टंग पे लाके रखेंगे। आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने सॉल्व किया, ये क्षमता आपको आएंगी। इसको कहते हैं नॉट ओनली सॉल्विंग मेनी एमसीक्यूज बट टू प्रिपेयर टू सॉल्व एनी एमसीक्यू। वो सोचिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे ध्यान में रखनी है और कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे छोड़ देनी है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इट इज मेरे जो पहले स्टूडेंट्स जो अक्रोडे कॉलेज से थी, पुणे से, जो जामनगर में सिलेक्ट हुई, उसने मुझे एक खत भेजा। वहां पर सिलेक्ट हुए जमाने में मोबाइल नहीं थे, ये 1999 की बात है। तो उसने मुझे एक खत भेजा कि सर मुझे कोर्स से क्या मिला। तो उसने एक वाक्य लिखा था कि सर हमें यह पता चला कि क्या पढ़ना है,
और उससे ज्यादा ये पता चला कि क्या क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, जिससे हमारी गधा मजदूरी बच गई। ये बहुत अच्छा वर्ड उसने लिखा था कि हमारी गधा मजदूरी बच गई। डोंकी वर्क नहीं करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। कौवे की कहानी सुनी है? वो कौवा होता है, उसको प्यास लगती है, फिर वो जाता है, वो पत्थर जमा करता है, गमले में डालता है, गमले का जो बॉटम का पानी होता है ऊपर तक आता है, और वो कौवा पानी पी जाता है। और हम उसे कहते हैं कि क्या बोलते हैं, ब्रिलियंट क्रो, चतुर कौवा। पागल है वो कौवा, मूर्ख है वो कौवा। अगर उसको प्यास लगी है और गमले के बॉटम से ऐसे पत्थर डाल डाल के वो पानी ऊपर तक ले आएगा, तब तक तो मर जाएगा प्यास से। ये हार्ड वर्क है, ये डोंकी वर्क है, ये गधा मजदूरी है। स्मार्ट वर्क क्या होता है? अगर कौवा स्मार्ट है, ब्रिलियंट नहीं, स्मार्ट। मैंने बहुत सारे बुद्धिमान स्टूडेंट देखे हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए। सिलेक्ट होने के लिए बुद्धिमत्ता की नहीं, स्मार्टनेस की जरूरत होती है। गधा मजदूरी की नहीं, स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है। अगर वो कौवा बुद्धिमान है तो वो क्या करेगा? वो उड़ते उड़ते जाएगा किसी ढाबे पे, क्या ढाबे के पास, वहां से एक स्ट्रॉ लेके आएगा, स्ट्रॉ डालेगा गमले में और अब्सॉर्ब करके पानी पिएगा, न कि उसमें पत्थर डालते बैठेगा। तो एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन इज अबाउट स्मार्ट प्रिपरेशन। आप बीएमएस की फाइनल परीक्षा के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस करने के लिए, आप एंट्रेंस में सिलेक्ट होने के लिए। वहां पर किस प्रकार का एमसीक्यू आता है? एक वर्ड, एक वाक्य, एक नंबर, ये उसका तरीका है। तो जो लाइन आप पढ़ रहे हो, देखिए हमने क्या लिखा, सिलेबस स्कैनिंग फॉर एमसीक्यू हंटिंग। पढ़ते कैसे हैं, आप क्या पढ़ रहे हो उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। व्हाट द रिसोर्सेस यू आर यूजिंग, आई एम लिस्ट बॉदर अबाउट इट। आप संहिता पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, किसी की पिछले साल की नोट पढ़ रहे हो, बाजार में मिलने वाला पीजी एंट्रेंस का कोई बुक पढ़ रहे हो, आई डोंट केयर, बिकॉज ये सारा उसी आयुर्वेद क्यूरिकुलम से सिलेबस के आधार से तैयार किया गया है। हमें उसमें क्या पढ़ना है। किसने भी आपको रेडीमेड नोट के रूप में मान लो एक आधा किलो का 500-700 पन्ने का बुक दे दिया, तो क्या आप उसको रटोगे? मर जाओगे रट के, कोई उपयोग नहीं उसका। देखिए, वी वांट टू प्रिपेयर आवर खोपड़ी, नॉट आवर चोपड़ी। लोगों के नोट्स बहुत स्मार्ट होते हैं, हमें नोट स्मार्ट नहीं चाहिए, हमें खुद को स्मार्ट बनाना है। जिस दिन हम एग्जाम के हॉल में जाने वाले हैं, उसके पहले दिन, वन डे बिफोर, वी शुड नॉट हैव अ सिंगल नोट। सारा खोपड़ी में चला जाना चाहिए, चोपड़ी में कुछ नहीं बचना चाहिए। देयर शुड नॉट बी लेफ्ट एनीथिंग टू रिवाइज, एवरीथिंग इज ऑलरेडी एब्सॉर्ब इन योर खोपड़ी। चोपड़ी में नहीं, खोपड़ी में जाने की ये तैयारी है। तो क्या करना चाहिए? वॉट एवर यू रीड, रिसोर्सेज आई डोंट बॉदर। आपको संहिता से स्टडी करना है, संहिता से करो। किसी सीनियर के दोस्त के नोट से करनी है, वहां से करो। किसी रेडीमेड बुक से करनी है, वहां से करो। लेकिन जो भी पढ़ रहे हो, स्कैन ईच लाइन टू चेक वेदर इट कैन यील्ड एन एमसीक्यू और नॉट। आपने लाइन पढ़ी और आपको लगा कि यार इस लाइन से एमसीक्यू बन सकता है, वो लाइन आपके लिए ब्रह्म वाक्य है जब तक कि परीक्षा न हो जाए। और कोई भी बहुत महत्वपूर्ण वहां पर लिखा हुआ है जो क्लिनिकली प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अपेंडिक्स 7B की प्रोसीजर है या ज्वर की संप्राप्ति है, अरे लेकिन उस पर एमसीक्यू नहीं बनता है। कितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो क्लिनिकली प्रैक्टिकली, लेकिन अगर उस पर एमसीक्यू नहीं बन सकता है तो इस समय वो इंफॉर्मेशन, वो लाइन, वो पढ़ी हुई चीज मेरे लिए यूजलेस है, फ्यूटाइल है। इट इज टू बी डिस्कार्डेड, डिलीटेड एंड इग्नोर्ड। क्यों? क्योंकि हम प्रोफेशनल कोर्स में हैं। हमारे प्रोफेशनल कोर्स में बहुत सारा जो हमारा कंटेंट होता है हमारे सिलेबस का, ये व्हाई एंड हाउ, ये डिस्क्रिप्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है, एक एसे की तरह बहुत लंबा लंबा लिखा हुआ रहता है। तो ऐसे लंबी चीजों पर, डिस्क्रिप्टिव चीजों पर, नैरेटिव चीजों पर, सब्जेक्टिव चीजों पर एमसीक्यू नहीं बनते हैं। तो एमसीक्यू किस पर बनता है? एमसीक्यू बनता है व्हाट, हाउ, वेयर, हु, विच, यानी एक नंबर पर, एक शब्द पर, एक लाइन पर एमसीक्यू बनता है। वाय पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः, इस पर 3 एमसीक्यू बनते हैं। दोषों के नाम बताओ, दोषों की संख्या कितनी है, वात पित्त कफ ये क्या है। ऐसे 3 एमसीक्यू एक लाइन पर बनते हैं। ये इसलिए ये लाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी लाइन आप पढ़ रहे हो, आपको ये सोचना है कि क्या ये लाइन एमसीक्यू पैदा कर सकती है, इस लाइन पर एमसीक्यू बन सकता है। अगर बन सकता है तो इस लाइन को मुझे ध्यान में रखना है। यानी 2 ऑप्शन आ गए। एक लाइन पढ़ी, एमसीक्यू बनता है, नहीं बनता है, नहीं बनता है छोड़ दो हमेशा के लिए। बनता है, अभी 2 ऑप्शन है। अगर ये एमसीक्यू वाली जो लाइन है ये मुझे पहले से ज्ञात है, पता है, मेरे खोपड़ी में एब्सॉर्ब्ड है, तो मुझे उसके नोट निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लाइन जो है इसमें एमसीक्यू बनता है, लेकिन मैं ये भूल जाऊंगा, मैंने इसको पहली बार पढ़ा, अच्छा ऐसा भी होता है,
ऐसे एक नई इंफॉर्मेशन आपके सामने आई है, तो उसकी आपको नोट बनानी है और उस नोट को तब तक पढ़ना है जब तक कि उस नोट में लिखी हुई इंफॉर्मेशन आपकी चोपड़ी से आपकी खोपड़ी में न चली जाए। अब ये कैसे पता चलेगा कि जो लाइन हम पढ़ रहे हैं उसमें से एमसीक्यू बनेगा कि नहीं बनेगा? लाइन थोड़ी खुद उठकर कहेगी कि हाँ मुझ में एमसीक्यू बनता है, मुझे पकड़ लो, ऐसे नहीं कहेगी, है ना। तो इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। ये शॉर्टकट्स है आपकी नोट झट से बनाने के लिए कि आपने 1 घंटे में 100 पन्ने उल्टा दिए और आपकी उसकी परफेक्ट नोट बन गई। आपने एक भी एमसीक्यू उससे निर्माण होने वाला चूका नहीं है, मिस नहीं किया है। ऐसे हो सकता है। कैसे? देखिए, देयर आर अ फ्यू क्राइटेरियाज which can guide you that this line will yield an MCQ or not। सबसे आसान तरीका होता है एमसीक्यू बनाने का नंबर और प्रकार। जैसे कि एनाटॉमी ऑफ संहिता। एनाटॉमी ऑफ संहिता का मतलब क्या है? ऐसा कोई विषय नहीं होता है ना, संहिता की रचना। यानी आपको यह पूछा जा सकता है कि इस चरक संहिता में कुल मिला के कितने अध्याय है, सुश्रुत संहिता में कुल मिला के कितने स्थान है, अष्टांग संग्रह के सूत्र स्थान में कितने अध्याय है, अष्टांग हृदय के शारीर स्थान में कितने अध्याय है, चरक में कितने चतुष्क है। हाँ, तो नंबर और टाइप ये बहुत आसान तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। दूसरा है मर्म। तो मर्मों में तो केवल नंबर ही है ना। कोई पूछेगा कि भाई वैकल्यकर मर्म कितने हैं, सद्य प्राणहर कितने हैं, फिर पृष्ठ में कर्म मर्म कितने हैं, उदर में मर्म कितने हैं, है ना। यानी उसके स्थान के अनुसार, उसके परिणाम के अनुसार, उसके संगठन के अनुसार, यानी संधि मर्म कितने हैं, अस्थि, जहां जहां कितने, हाउ मेनी नंबर, अंक आ गया, वहां पर एमसीक्यू पैदा होता है। वैसे ही यंत्र कितने हैं, शस्त्र कितने हैं, शस्त्रों के प्रकार कितने हैं, स्वस्तिक यंत्र कितने हैं। वैसे ही पंचविध कषाय, उसकी जो प्रोपोर्शंस है वो पूछ सकते हैं कि भाई कर्ष का अनुपान कितना होता है, कल्क का अनुपान कितना पल होता है, या फिर फांट में कितने द्रव्यों में कितना पानी डालना है, क्वाथ में कितने द्रव्यों में कितना पानी डाल के कितना उठाना है, क्षीरपाक में प्रोपोर्शन क्या होता है। ये सारे नंबर्स है। आसव, चरक में 84 आसव आ गए, उसमें धान्यासव कितने हैं, शर्करासव कितने हैं, पत्रासव कितने हैं, पुष्पासव कितने हैं, ये नंबर्स है। विष, विष के 2 प्रकार है, स्थावर है, जंगम है। स्थावर विष के फिर से 10 प्रकार है, फिर 10 विषों की फिर संख्या है, कुल मिला के 55 विष है। तो पत्र विष कितने हैं, त्वक विष कितने हैं, कितना, शरीर में तो संख्या ही संख्या है। स्नायु कितने हैं, अस्थि कितने हैं, संधि कितने हैं, सिरा कितने हैं, स्रोतस कितने हैं, बहिर्मुख कितने, अंतर्मुख कितने, बराबर है ना। तो ये पहला क्राइटेरिया कि जहां देखा नंबर वहां एमसीक्यू। फिर त्रिफला, षडूषण, पंचकोल, ये भी एमसीक्यू की ही बातें हैं। दूसरा होता है 1:1 करस्पॉन्डेंस, यानी एक से दूसरी चीज का पक्का संबंध। जैसे कि ऑथरशिप इन इतिहास, कि भाई ये ग्रंथ किस लेखक ने लिखा, इस लेखक ने क्या लिखा वो बताओ, है ना। कि भाई हृदय दीपक निघंटु किसने लिखा, ये पूछा जा सकता है ना, किसने लिखा। सिद्ध मंत्र निघंटु किसने लिखा, बराबर। तो ये ग्रंथ किसने लिखा, ऐसे ग्रंथ नाम से लेखक की ओर, या उल्टा लेखक से ग्रंथ की ओर, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये जो बातें होती है ये जरूरी है। फिर टीका, टीकाकार कि चक्रपाणी की चरक पर की टीका का नाम बताओ। लोग सभी बताएंगे आयुर्वेद दीपिका, लेकिन नहीं, और एक नाम है उसका, चरक तात्पर्य। ये किसी पुस्तक में नहीं लिखा है, लेकिन चरक के हर अध्याय के अंत में 120 बार चक्रपाणी ने स्वयं लिखा है, इति चरक तात्पर्याख्याम आयुर्वेद दीपिकायाम। तो ऐसी छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन होती है जो आप मिस कर जाओगे, कि टीका और टीकाकार। फिर लैटिन नेम फैमिली, यानी अमुक द्रव्य की फैमिली बताओ, इस फैमिली से निम्नोक्त में से कौन सा द्रव्य है, कौन सा नहीं है ना। मान लो कि लेगुमिनेसिव फैमिली है और नीचे 4 द्रव्य दिए, उसमें से 3 लेगुमिनेसिव में से है, तो डी हो सकता है कि ये नहीं है उसमें से। या फिर 2 दिए रहेंगे और A+B ऐसा ऑप्शन दिया है, या फिर तीनों दिए रहेंगे और डी ऑल ट्रू ऐसा ऑप्शन है, ये भी हो सकता है। देखिए, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू हैव नॉलेज ओनली, आपको स्मार्ट भी रहना पड़ता है। कभी कभी ABCD इसमें से एक आंसर होता है, कभी कभी A और B दोनों सही होते हैं, इसलिए C A+B ऐसा ऑप्शन होता है। कभी कभी ABC तीनों ऑप्शन सही होते हैं और D ऑल ट्रू ये होता है। एमसीक्यू के जो ऑप्शन आपको दिए हुए रहते हैं वो आपकी मदद के लिए नहीं दिए रहते हैं। Those options are not called as options, they are technically called as distractors। आपको सही उत्तर से भटकाने के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको मदद करने के लिए नहीं दिए जाते। इसलिए डिफिकल्टी इंडेक्स वो होता है कि ऑप्शन देखने के बाद आपको मदद नहीं होती है, आप और उलझ जाते हो।
तो ये उलझन कम करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि विच इंफॉर्मेशन कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एन एमसीक्यू। ये उसके कुछ तरीके हैं। फिर है पर्यायी नाम, वनस्पतियों के पर्यायी नाम। कभी कभी ऐसे होता है कि एक पर्यायी नाम 2, 3, 4 वनस्पतियों को होता है, ऐसे होता है ना। तो उस समय क्या करेंगे, उस समय नीचे होता है A+B। कभी कभी तीनों नाम सही होते हैं, तब होता है D ऑल ट्रू। कभी कभी एक भी पर्याय सही नहीं होता है, तब D में होता है नन ऑफ दिस, NOT, नन ऑफ दिस। तो ये जो टेक्निक है वो भी ध्यान में रखनी चाहिए। और एक उदाहरण दिया नवग्रह और नवरत्न, कि भाई मंगल का रत्न बताओ, या फिर माणिक्य किसका रत्न है, कौन से ग्रह का, वो बताओ। तो ये जो 1:1 करस्पॉन्डेंट इंफॉर्मेशन होती है, एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध, ये इंफॉर्मेशन एमसीक्यू तैयार करती है। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, 1:2 मल्टीपल, यानी एक शब्द का अनेक शब्दों के साथ निश्चित संबंध होता है, जिसे हम टेबल या चार्ट ऐसे कहते हैं। जैसे कि रसों का विवरण है कि मधुर रस के महाभूत बताओ, मधुर रस का वीर्य बताओ, मधुर रस का गुरुत्व बताओ, मधुर रस का अपवाद द्रव्य बताओ, मधुर रस का श्रेष्ठ द्रव्य बताओ, है ना, मधुर रस के अतियोग के लक्षण बताओ। या फिर ऋतु, भाई ये वसंत ऋतु है, कौन से 2 मासों से बनता है, वसंत ऋतु दक्षिणायन में आता है कि उत्तरायण में आता है, वसंत ऋतु आदान काल में आता है कि विसर्ग काल में आता है, वसंत ऋतु में अग्निबल उत्तम रहता है, मध्यम रहता है कि क्षीण रहता है, वसंत ऋतु में शमन क्या है, वसंत ऋतु में शोधन क्या है। यानी जिस चीज का चार्ट बताया, चय प्रकोप प्रशम, वात का प्रकोप कब होता है, प्रशम कब होता है, चय कब होता है, कौन से ऋतु में, क्या अमुक ऋतु में क्या होता है। मान लो कि ग्रीष्म है, तो ग्रीष्म में वात का चय भी होता है और कफ का प्रशम भी होता है, तो A+B, यानी 2 ऑप्शन आ गए उसमें। तो समटाइम्स क्या होता है कि एक ही इंफॉर्मेशन 2 शब्दों से संबंधित हो सकती है, तो इस समय में उसको A+B, 3 शब्दों से संबंधित हो तो ऑल ट्रू, ऐसे अभी एमसीक्यू बनता है। दे आर लीस्ट बॉदर्ड विथ योर करेक्ट आंसर, दे आर बॉदर्ड अबाउट ओनली मोस्ट करेक्ट आंसर। पित्त का शमन अमुक रस से होता है, A मधुर, B तिक्त, C कषाय, D सभी पर्याय योग्य। तो A भी बराबर है, B भी बराबर है, C भी बराबर है, लेकिन मोस्ट करेक्ट आंसर क्या है, D ऑल ट्रू। तो ये जो टेक्निक है, ये जो आपकी स्मार्टनेस की खिड़की खुली रखने की बात है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फिर हमने और एक उदाहरण दिया रोग मार्ग का वर्णन, कि शाखा में कौन से अवयव होते हैं, कौन से रोग होते हैं, मध्य मार्ग में कौन से अवयव होते हैं, कौन से रोग होते हैं। तो रोग से मार्ग की ओर, अवयव से मार्ग की ओर, मार्ग से रोग की ओर, मार्ग से अवयव की ओर, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसी प्रकार कला के नंबर, कला का नाम, कला की मोटाई, उस प्रकार त्वचा से, इस प्रकार से एमसीक्यू बन सकते हैं। फिर लोकेशन, लोकेशन ऑफ रेफरेंस, यानी ये श्लोक कहां पर आया है। आप शुक्र मानिए कि वो अभी ये श्लोक या ये विषय, ये संदर्भ कहां पर आया है, इतना ही पूछते हैं। मैं जिस दिन एंट्रेंस दिया था 29 जून, उस समय 18 क्वेश्चन ऐसे थे कि श्लोकों की पूर्तता करो, फिल इन द ब्लैंक्स, नीचे ऑप्शन नहीं थे। लोग रो रहे थे, मेरे हॉल में जो 40 लोग बैठे थे उसमें से आधे लोग रो रहे थे, क्योंकि श्लोकों की पूर्तता करनी है। यू हैव टू कंप्लीट द श्लोक। कहां से श्लोक आएगा, 3 संहिताओं के 120 × 3 इतने अध्याय, कहां से श्लोक आएगा किसको पता है। 18 श्लोक पूछे थे परिपूर्ति करने के लिए विदाउट ऑप्शन। तो आज इतना क्रूर नहीं होता है, कभी कभी पूछा जाता है कि ये श्लोक कहां से है, किस अध्याय से है, किस ग्रंथ से है, किस स्थान से है, किस संदर्भ से, ऐसे पूछते। तो कुछ श्लोकों के मैंने यहाँ पर उदाहरण दिए जो ऑड है। शम प्रकोपो दोषाणाम सर्वेशाम अग्नि संश्रितो, ये श्लोक दिखने में लगता है कि ये अग्नि यानी यार ये शारीरिक क्रिया में से, यानी सूत्र स्थान में से, शारीरिक स्थान में से, ज्यादा से ज्यादा गृहिणी के अध्याय में से होना चाहिए, लेकिन गुल्म के अध्याय से। रसाद्रक्तम तत्व मांसम, ये श्लोक शारीरिक स्थान में है अष्टांग हृदय में, और गृहिणी के अध्याय में है चरक में। संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, ये श्लोक कहाँ होना चाहिए था, ये होना चाहिए था सूत्र स्थान में, चिकित्सा स्थान में, लेकिन ये श्लोक आता है सुश्रुत उत्तर तंत्र 1 में, जहां पर नेत्रों के रोगों के वर्णन की शुरुआत होती है। फिर ज्वरे तुल्य दोषत्वम, ये श्लोक कहां पर आता है, ये तो जिन्होंने ये श्लोक उद्धृत किया है विजय रक्षित के टीका में, उनके जो महानुभाव संपादक है परम आदरणीय यादव जी त्रिकम जी आचार्य, उनको भी पता नहीं है कहां से, उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया वहां पर। आप कभी उस टीका को खोल के देखिए। ये श्लोक आता है अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 7 अन्न स्वरूप विज्ञानीय। अभी श्लोक का कलेवर देख के लगता है कि ये श्लोक अन्न स्वरूप विज्ञानीय में आएगा। ज्वरे तुल्य दोष रक्तगुल में पुराणत्व प्रमेय तुल्य दुष्यता सुख साध्य से लक्षण। तो ऐसे जो झंपक श्लोक होते हैं कि जिनका लोकेशन बहुत विचित्र है, उनको देखना चाहिए। फिर एक्सट्रीमिटी और ग्रेड, यानी एक लैडर, यानी किसी ग्रुप में ये सबसे अच्छा है, ये सबसे बुरा है। शाक वर्ग में जीवंती सबसे अच्छी है, सारशप सबसे बुरा है। ये
क्वेश्चन पूछने का होता है। या फिर एक लैडर होता है, एक ग्रेड दी जाती है, पत्रे पुष्पे फले नाले कंदेचे गुरुताक्रमण, सबसे लघु शाक पत्र की है, सबसे गुरु शाक कंद की होती है। या रसा स्वादन तिक्तोषण कषाय कहा, तो कषाय रस सबसे कम बल देता है और मधुर रस सबसे ज्यादा बल देता है। ये जो होता है ये लैडर होती है। एक से अगला जो होता है वो ज्यादा किसी न किसी ग्रेड में कम या ज्यादा होता है। सर्पेर मज्जा वसा तेल स्नेहेशु परवरम मतम, ये जो है। या फिर मज्जमेदो वसा मूत्र, ये जो श्लोक आता है अष्टांग हृदय शारीस्थान 3 में कि एक एक अंजलि वर्जितम, मज्जमेदो वसा मूत्र पित्त श्लेष्म शक्रुंत सुरुक रसो जलंच देहेस्मिन एक एक अंजलि वर्जितम। ऐसे श्लोकों को, ऐसे इंफॉर्मेशन को, श्लोक आप संस्कृत में पढ़ो हिंदी में पढ़ो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन द इंफॉर्मेशन विच स्टेट्स एक्सट्रीमिटी और ग्रेड इट यील्ड्स एमसीक्यू। या फिर रसकल्क श्रुत शीत फांटश्चेति प्रकल्पना यथोत्तरम लघवहा, रस सबसे गुरु है, फांट सबसे लघु है। तो पूछा जा सकता है कि क्वाद से अमुक कल्पना लघु होती है, नीचे 3 कल्पना दी है, डी में लिखा है नॉन ऑल ट्रू या नॉन ऑफ दी, जिस प्रकार से भी इंफॉर्मेशन हो, तो ये चीज देखनी चाहिए। फिर होता है यूनिक ऑड और स्पेशलिटी, यानी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद अरे ये क्या लिखा है ऐसे लगता है। उरुगाम गलगंड यो हो, गलगंड अगर हुआ है तो उरु से रक्त मोक्षण करे। अरे गलगंड कहाँ है, गाल में हुआ है उर्दू जतुर में, आप रक्त मोक्षण कहाँ उरु से, थाई से कर रहे हो। ये जो नॉन कनेक्टिंग चीजें होती है, इलॉजिकल होती है, जिसका स्पष्टीकरण ठीक से नहीं दिया जा सकता, ऐसी चीजों को हंट करके रखना चाहिए। तो ये एमसीक्यू होता है। फिर एक्सेप्शन, षड रसों के अपवाद, कि भाई ये मधुर होकर भी कफ को नहीं बढ़ाता है, जैसे कि मुद्ग है, गोधूम है। ये अम्ल होकर भी पित्त को नहीं बढ़ाता है, दाढ़ी में है, अम्ल की है। ये लवण होकर भी चक्षुष्य है, जैसे कि संदेव है। ऐसे एक्सेप्शनल चीजों को हमने देखना चाहिए इस प्रकार। तो ये जो चीजें हैं इनको देखना चाहिए। फिर है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यानी क्या, इसके जैसा वो, डिट्टो, डुप्लीकेशन, कि जुरुम्भा के रोध के विकार क्षवथु की तरह होते हैं, कुष्ठ के दोष दुष्य विसर्प की तरह होते हैं, वात ऋतु का उपक्रम हेमंत ऋतु की चर्या की तरह करे, कुष्ठ के जो दोष दुष्य है या पूर्व रूप है वो वातर की तरह होते हैं। इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो अमुक के जैसा तमुक, ये जो लिखा रहता है ये आपको आगे जाकर एमसीक्यू के रूप में उपयोगी हो सकता है। फिर कंपैरिजन एंड ओपिनियंस, ये बहुत बुरी बात है। आप ऑस्ट्रेलिया में हो, इंडिया में हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, मॉडर्न में बोन्स की संख्या 206, सभी ऑल कॉन्टिनेंट्स में वही है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हर ग्रंथ के अनुसार अस्थियों की संख्या बदलती है, सिराओं की संख्या बदलती है ना। तो ये जो मतमतांतर है, एक ही चीज के बारे में 2 ग्रंथकारों के जो मतभिन्नता है, वो एमसीक्यू का एक नया इल्डिंग एमसीक्यू निर्माण होने की संभावना वहां पर बनती है। जैसे कि गुण संख्या तर्क संग्रह में 24 है, चरक में 41 है, तो आपको कंपैरिजन करना चाहिए कि कौन सा ज्यादा हुआ, कम से कम हुआ। चरक सुश्रुत वाग्भट में तो कई जगह मतांतर है, चरक में पांडु 5 है, सुश्रुत में 4 है ना। तो चरक में जो पुरीषज, कफज और रक्तज कृमि है उनकी संख्या और सुश्रुत की संख्या अलग अलग है। चाहे दोनों की टोटल 20 ही होती है, लेकिन उनका जो डिवीजन है वो अलग है। पांडु और तृष्णा की संख्या संप्राप्ति वाग्भट में, चरक में, सुश्रुत में अलग है। दश प्राणायतन, जो एक ही चीज चरक ने अपने ही ग्रंथ में 2 बार लिखी है, वहां पर भी मतमतांतर है। यानी जब वो सूत्र स्थान में लिखते थे कहते कि शंखो मर्मत रेम कंठो रक्तम चक्रो जैसे गुदम, और वहां शायरी स्थान में 7वें अध्याय में कहते कि शंखों को निकाल दो, उसमें नाभि और मांस को जोड़ दो। ये जो मतमतांतर होता है एक ही वर्णन के बारे में, ये एमसीक्यू का निर्माण करवाता है। तो ऐसी चीजों को देखते रहिए, ये आपको बताएंगी कि ये किस प्रकार से एमसीक्यू निर्माण होता है। अभी कोई लंबा चौड़ा लिखा है कि भाई वसंत कुसुमाकर की निर्माण विधि, और पूरा विधि आपने पढ़ लिया, रट लिया। अरे लेकिन इतने नैरेटिव चीज पर एमसीक्यू कैसे आएगा? वो थोड़ी लिखेगा वसंत कुसुमाकर की निर्माण विधि निम्नोक्त से है, ए 10 लाइन का एक पहला ऑप्शन, बी 10 लाइन का दूसरा ऑप्शन, ऐसे थोड़ी पूछेगा, नहीं पूछेगा। सो ignore and delete and discard the narrative, subjective, lengthy information and hunt for one word, one line, one sentence which will yield an MCQ। जैसे कि भाव प्रकाश में लिखे हुए वनस्पतियों के वर्णन, ये एमसीक्यू है। जैसे कि हरितकी के पर्याय नाम लिखे हैं, हरितकी के प्रकार लिखे हैं, हरितकी का उत्पत्ति स्थान लिखा है, ऋतु हरितकी लिखी है, हरितकी का प्रशस्त ग्राह्य क्या है वो लक्षण लिखा है, हरितकी के अंगों के अनुसार रस लिखे, वृंते तिक्त त्वचे स्वादु, है ना, अस्थिस्त स्तुवर और रसः, ये लिखा है। फिर हरितकी के वर्ज्य लोग लिखे हैं, हरितकी के अनुपान लिखे हैं, हरितकी के दोषों के अनुपान लिखे हैं, है ना। तो ये जो चीजें होती है कि एक एक छोटा छोटा शब्द, एक एक छोटा छोटा वाक्य, एक नंबर, ये चीजें एमसीक्यू को बनाती है। लेकिन क्या पूरा आयुर्वेद ऐसा ही है कि यहाँ पर अपवाद लिखे है, वहां पर एक्सटेंशन लिखा है, वहां पर डिट्टो लिखा है, वहां पर नंबर लिखा है, वहां पर टाइप्स लिखे, वहां पर 1:1 लिखा, ऐसा है? नहीं है।
बहुत सारा आयुर्वेद ऐसे है कि जो इससे परे उसका क्या करेंगे, जैसे कि वातज ज्वर के लक्षण या रक्तपित्त के हेतु या कुष्ठ के पूर्व, ये तो नैरेटिव चीज है, उसका क्या करेंगे। उसके लिए एक आइडिया है। उसके लिए क्या आइडिया, मैं आपको एक चित्र बताता हूं। वो जो चित्र है वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि उसकी आइडिया क्या है। ये है आइडिया, ये जो चित्र है ये उसकी आइडिया है। अगर आपको ये जो चित्र है ये अगर आपके दिमाग में पक्का है कि 3 दोषों का 5 महाभूतों के साथ, 5 महाभूतों का 20 गुणों के साथ, 20 गुणों का 6 रसों के साथ परस्पर संबंध क्या है, तो आपको वो सारे जो पूर्व रूप है, निदान है, लक्षण है, इनको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि देखिए वात के वृद्धि के 11 लक्षण है ना, कि कार्य कामे तो कंपाना शकरोद्गान वगैरह वगैरह। इसमें नया क्या बताया उन्होंने, कुछ नहीं। मल ग्रह लिखा, शकृत ग्रह लिखा, अरे वात रुक्ष है तो मल को वो सिखाएगा, नया क्या बताया आपने। इस पर एमसीक्यू नहीं बनता है, और बन भी गया तो आप ऑप्शन देके उसको सॉल्व कर पाते हो ना। या कंप लक्षण है वात की वृद्धि में, अरे वात का चल गुण है तो कंप तो आएगा ना। आधमान है, अरे वात का महाभूत आकाश है तो आधमान तो होगा ना। आप अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11 में सभी वृद्धि लक्षण और सभी क्षय लक्षण लिखे, उनको देखिए। ये सारे लक्षण दोष रस गुण महाभूत पर एक्सप्लेन होते हैं, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे रहेंगे तो एक्सप्लेन नहीं होंगे। जैसे कि मेदक्षय प्लीहा वृद्धि, आप लाख कोशिश कर लो कि दोष रस गुण महाभूत उसमें जोड़ के देखे, नहीं जुड़ता है वो। या फिर अभ्यंग के लाभों में लिखा है दृष्टि प्रसाद, क्या करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको। या अधोवात रोध के लक्षणों में लिखा है दृष्टिवध, कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। अरे आपान में अधोवात का रोकना हुआ है, ऊपर ऊर्ध्व जतुर में दृष्टि का वध होगा, ये क्या बात है। तो जो दोष रस गुण महाभूत से परे होगा उस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। वो चीज आपकी नोट बनेगी तब तक जब तक वो नोट उस चोपड़ी से खोपड़ी में इंसर्ट न हो जाए। अच्छा ठीक है, आपने आपका जो भी रिसोर्स है, नोट है, पुस्तक है, रेडीमेड बाजार में मिलने वाला, या फिर आपकी संहिता है, जो भी आपने आपके सामने रखा और उसकी नोट बनाई। लेकिन करेंगे कैसे, उसको करेंगे कैसे। हम क्या करते हैं कि देखिए, आप जो किसी भी पीजी प्रिपरेशन के कोर्स में एडमिशन लेते हो तो आपको आयुर्वेद सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सीख के आ गए, आप फाइनल एग्जाम दे के आ गए हो, आपको रिजल्ट लगने के बाद डॉक्टरी का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। आपका उद्देश्य वो है ही नहीं आयुर्वेद सीखने का, आप यहाँ पर एमसीक्यू के लिए आए हो। तो मैं क्या करता हूं कि जो भी सिलेबस उस हफ्ते के लिए हमने अलॉट किया है, थोड़ा संहिता से, थोड़ा नॉन संहिता से, थोड़ा मॉडर्न से, और थोड़ा पिछले पेपर्स के आने वाले एमसीक्यू, तो एक हम अलॉट कर देते कि इस हफ्ते में इतना पढ़ के आओ, इसके रेफरेंसेस से, इसके पेज नंबर से, इसके अध्याय है। इतना पढ़ के आने के बाद उनको बिना कुछ पढ़ाए लिखाए, उनको कुछ नोट दिए बिना, मैं उनको बोलता हूँ कि इस पर निकाला हुआ मैंने एक एमसीक्यू का पेपर है, 90 एमसीक्यू, वो आप सॉल्व करो। फिर वो सॉल्व करते हैं, उनको पता चलता है कि अरे मैंने जो पढ़ा इसमें एमसीक्यू बन सकता था, लेकिन मैंने देखा ही नहीं, तो उसका वो गलत हो जाता है। दूसरा होता है जिसने किया रहता है उसको सॉल्व होता है, जिसको सॉल्व होता है उसके कॉन्फिडेंस आता है कि द मेथड दैट आई हैव अडॉप्टेड इज करेक्ट, बिकॉज अभी हमने उस पोर्शन पर कुछ सुना नहीं, उसका लेक्चर नहीं सुना है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं सुना है, फिर भी मैं उसके एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहा हूं, क्योंकि उसमें क्या ढूंढना है उस अलॉटेड पोर्शन में वो मुझे पता चल गया, मुझे वो आइडिया आ गई। इसलिए क्या होता है, हमारे जो पहले 2-3 सेशन होते हैं उसमें 9 वनस्पतियां, 2 अध्याय और 3 रसकल्प ऐसे दिया रहता है पोर्शन, और जब वो 27वें 28वें सेशन में आता है तो उसको 20 अध्याय, 30 वनस्पतियां, 20 रसकल्प, ऐसा पोर्शन क्या है, संसर्जन क्रम है। धीरे धीरे उसकी क्षमता बढ़ती है कि मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को स्कैन करके उसके सारे एमसीक्यू मेरे दिमाग में एब्सॉर्ब कर लूं, और उस पर आने वाला हर एमसीक्यू सॉल्व करने की मुझ में क्षमता रहेगी, चाहे वो एमसीक्यू इस दिए हुए सैंपल 90 एमसीक्यू वाले पेपर में दिया हो या ना। इसलिए मैं वो पेपर देता हूं, वो पेपर सॉल्व करने का उनको 3 प्रकार का कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने ठीक तरह से स्टडी किया है इसलिए मुझे आ रहा है, मैंने ये देखा ही नहीं इसलिए मुझे नहीं आ रहा है, और एक बीच का कॉन्फिडेंस होता है, मैंने इसको देखा था लेकिन मैं अभी भूल गया हूं इसलिए आई हैव टू रिवाइज। तो आपको क्या आता है, आपने क्या नहीं देखा है, और आपको क्या रिवाइज करना है, इन 3 प्रकार का कॉन्फिडेंस उस सिलेबस पर चर्चा करने से पहले
दिए गए एमसीक्यू के पेपर से आता है, एंड देन हम वो आंसर बताते हैं, फिर लोग उसका टैली करते हैं कि आंसर गलत आ गया, बराबर आ गया, उनका स्कोर लिख के रखते हैं. आई एम लीस्ट बॉदर अबाउट द स्कोर दैट दे हैव यील्डेड इन दैट रनिंग क्लासरूम, बिकॉज उतने ही बच्चे जाके एंट्रेंस नहीं देने वाले, पूरे भारत से बच्चे आएंगे एंट्रेंस देने के लिए, तो उनके स्कोर का मैं कभी भी उनके इसमें कंपटीशन नहीं रखता हूं, क्योंकि कंपटीशन मुझे से खुद से होनी चाहिए. पिछले सेशन की तुलना में आज के सेशन में मैं 2 कदम आगे प्रोग्रेस करके आया हूं, इतना मेरे लिए काफी है. पिछली बार 10 मार्क मिले थे, इस बार 12 मार्क मिले, तो उसको कोई मतलब नहीं है. मतलब किसे है कि मुझे हर एक एमसीक्यू सॉल्व करने को आना चाहिए, एक भी गलत नहीं होना, तब वो हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, फिर वो एमसीक्यू का पेपर बाजू को रख के उसके आंसर बताने के बाद जो पोर्शन अलॉट किया गया था उस सप्ताह के लिए, उसको लाइन टू लाइन डिस्कस करते कि देखो इस लाइन में एमसीक्यू बन सकता है, और आगे की 4 लाइन है, ये नैरेटिव, इसमें एमसीक्यू नहीं बन सकता, उसको छोड़ दिए. हाँ, ये लाइन देखिए, इसमें 3 एमसीक्यू बन सकते हैं, इसके बारे में चरक में ये लिखा है, सुश्रुत में ये लिखा है, उस पुस्तक में ये लिखा है, मॉडर्न में ये लिखा है. तो उस इंफॉर्मेशन के बारे में एमसीक्यू होने की जितनी संभावना है वो सारी उनके सामने हम रख देते हैं. तो उनको वो नजरिया आ जाता है की क्या देखना है, काय शिकायचं हे अजिबात महत्वाचं नसतं, कसं शिकायचं हे महत्वाचं असतं. क्या सीखना है, इट इज मटेरियल, कैसे सीखना है, इट इज मेथड. तो वो जो टेक्निक है, वो जो मेथड है, वो जो नैक है, वो जो तरीका है, वो जो आइडिया है, वो जो विधान है, वो आपको सक्सेसफुल बनता है, न की द स्टफ, नॉट द मटेरियल. तुमच्या समोर मी वैरण, चारा, करबा, आंबवण घातली म्हणून तुम्हाला दूध येईल असं नाहीये. तुम्ही ते पचवू शकलात तर तुम्हाला दुभत्या जनावरांची योग्यता येणार आहे. ओके, सो अच्छा ठीक है, एक 2-4 सेशन हो गए, तो ये गारंटी कौन देगा कि 4 सेशन पहले, 8 सेशन पहले, 10 सेशन पहले हमने जो पढ़ा वो हमारे दिमाग में है कि नहीं. इसलिए हम क्या करते हैं, हर अल्टरनेट सेशन के बाद, यानी 3रे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें, 13वें सेशन में एक क्यूमुलेटिव पेपर दे देते कि आज तक हमने इतना पढ़ा था, इसमें से आपको क्या क्या याद है. अगर याद नहीं है तो रिवाइज करो, याद है तो खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करो, भूल गए हो तो उसकी नोट फिर से निकालो. ये जो चीजें हैं ये उनको कॉन्फिडेंस देती है कि चाहे हम सेशन के बाद अगले सेशन में, उसके अगले सेशन में आते जा रहे, लेकिन मैंने 10 सेशन पहले, 12 सेशन पहले या पहले सेशन में जो किया है वो मुझे आज भी याद है, और वो मुझे उस दिन याद रहेगा. जिस दिन मैं उस हॉल में बैठ के एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ उस दिन मुझे याद रहेगा. ये इसलिए हम ये करते हैं. फिर क्या करते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस जो है ये हम 5 स्ट्रीम्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि इतना एंटायर सिलेबस जो उसको डिवाइड कैसे करेंगे, उसको पूरा कैसे करेंगे. देखिए ऐसा है कि हमारे क्यूरिकुलम में जो 17, 18, 19, 20 सब्जेक्ट है, उसमें से मैक्सिमम सब्जेक्ट 90% सब्जेक्ट जो है वो संहिताओं से आए हुए. तो हमने क्या सोचा कि लेटेस्ट संहिता जो है अष्टांग हृदय है, क्योंकि अष्टांग हृदय में चरक और सुश्रुत के सारे सब्जेक्ट को स्मार्टली रीअरेंज करके संक्षेप में लिखा है. कहीं कुछ नहीं लिखा है कि वाद के गुण लिखे सूत्र स्थान 1 में, वाद के प्रकार लिखे चिकित्सा 28 में. ऐसे चरक की तरह वाग्भट में नहीं होता. इट इज वेरी सीरियसली, स्मार्टली, यूजर फ्रेंडली अरेंज्ड टेक्स्ट. तो उसको हम फ्रेमवर्क के रूप में लेते हैं, और उस अध्याय में आने वाले सब्जेक्ट का अष्टांग हृदय से और उसके साथ साथ चरक से और सुश्रुत से अध्ययन करके उसकी नोट बना लेते हैं. तो इट इज फुल प्रूफ नोट, अभी कुछ देखने का बाकी नहीं रहा. तो करीब 13 सब्जेक्ट जो है वो संहिता में आ जाते हैं. 4 सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं कि जिनका संहिताओं में समावेश है ही नहीं, या तो पूरी मात्रा में या आंशिकता, जैसे कि पदार्थ विज्ञान, इसमें से प्रमाण विचार, प्रमेय विचार, ये संहिताओं में नहीं है. पूरा रसशास्त्र संहिताओं में नहीं है. वैशेषिक कल्पना का विस्तार चरक सुश्रुत वाग्भट में नहीं है. द्रव्य गुण और इतिहास पूरा का पूरा चरक में, सुश्रुत में या वाग्भट में नहीं लिखा हुआ है. इसलिए ये जो सब्जेक्ट है ये नॉन संहिता सब्जेक्ट है. फिर पूरा मॉडर्न है ना, चरक सुश्रुत अष्टांग संग्रह छोड़ दिए तो हर चीज को मॉडर्न जुड़ा हुआ है. तो मॉडर्न ये तीसरी स्ट्रीम. फिर टेक्स्ट बुक में कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो ना मॉडर्न के ना आयुर्वेद के है, जैसे कि योग है, दूध डेयरी को विजिट है ना, निसर्गोपचार है, ऐसी चीजें उनको वहां से लेना पड़ता है. और पिछले 21 साल में हमारे पास जो एमसीक्यू जमा है मेरे स्टूडेंट के द्वारा मुझे दिए गए, उन एमसीक्यू से हम थोड़े थोड़े एमसीक्यू उनके सामने रखते चले जाते हैं. अभी आप पढ़ रहे हो, आपको मैंने आइडिया बता दिया कि नंबर देखो, चार्ट देखो, एक्सेप्शन देखो, एक्सटेंशन देखो, 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस देखो, और आप नोट बना रहे हो. नोट कैसे बनाने चाहिए, देखिए नोट ड्राइंग का कुछ एक स्किल होता है कि नोट जो है वो लंबे A4 पेपर पर मत बनाओ, या फिर आपका जो कोई एक आपका स्मार्टफोन में नोट है उसमें मत बनाओ. चिट बनाओ. A4 पेपर का 1/4 पाम टॉप साइज, अपने पाम के आकार के छोटे छोटे कागज के टुकड़े बनाओ. उनको स्टेपल मत करो, उनको एक साथ रखो, उनको पिंच मत करो. वो आपको अलग करने को आने चाहिए
किसी भी क्षण कौन सा भी पेपर निकाल के आपको उसको पढ़ के उसके एमसीक्यू की संभावनाओं को टटोलने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए उनको स्टेपल मत करो, एक कंटिन्यूस बॉन्डेड नोटबुक मत, और इतना बड़ा पेपर मत ले लो कि आपको ऊपर से नीचे नजर सरकानी पड़े, स्क्रॉल करना पड़े। द मोमेंट यू स्क्रोल योर आईज और यू मूव योर नेक, योर कॉन्सेंट्रेशन इज वैनिश्ड। देयर इज अ विजुअल मेमोरी फॉर एवरीवन, है ना, इसलिए वो पाम टॉप मेमोरी होती है। इसलिए हमारे मोबाइल की जो साइज है वो पाम टॉप है, वी डोंट नीड टू स्क्रोल। अगर मैंने आपको एक कोई ये भेजा, फोटो भेजा, और आपने उसको ओपन किया तो पता चला यार ये दीपिका पादुकोण या ये दिशा पटनी का केवल ये फोरहेड और आंखें ही दिख रहे, नाक और होठ तो नहीं दिख रहे, तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। फिर आपको नाक और होठ दिखता है और उसका ये जो है फोरहेड और आंखें गायब हो जाती है, फिर आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो मजा नहीं आता है। आप थोड़ा रेजोल्यूशन कम करोगे तो पूरी दिशा पटनी का चेहरा आपके सामने आ जाता है। ये क्या है? ये है विजुअल मेमोरी। एक समय में आपके सामने एक विजन में जो आता है वो पिक्टोरल मेमोरी होती है। हम एनिमल्स है, हमें अल्फा न्यूमेरिक मेमोरी नहीं होती है, हम पंचेंद्रियात्मक लोग हैं, इसलिए हमें विजुअल मेमोरी होती है। जब आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है कि किडनी पर शॉर्ट नोट लिखो, तो आपको क्या याद आता है? आपको याद आता है कि हाँ यार, चौरसिया के सेकंड पार्ट में ये राइट साइड के पेज पर नीचे किडनी का डायग्राम है और उसके राइट साइड के कॉलम में किडनी का डिस्क्रिप्शन लिखा है और उसी पेज पर अचार का दाग पड़ा हुआ है और उस दिन मेरे दोस्त के साथ झगड़ा हुआ था और बारिश हो रही थी। बराबर है ना? You remember all those things which you have experienced during that reading with all your panchendriyas. You don't remember only kidney information because you are living animal. इसलिए पाम टॉप चिट पर लिखो, बड़े अक्षरों में लिखो। जितना बड़ा अक्षर होगा उतना वो अक्षर नहीं होता है, वो पिक्चर हो जाता है और आपके दिमाग में एज अ पिक्चर वो इंसर्ट हो जाता है और वो उस समय झट से याद आता है। आपको प्रयास नहीं करना पड़ता है। आप जितने कम अक्षरों में, जितने कम शब्दों में नोट लिखोगे उतनी वो प्रिसाइज होती है, जितनी कंसाइज उतनी प्रिसाइज, जितने कैरेक्टर कम उतनी मेमोरी जो है वो झट से आ जाती है। देखिए, देयर आर टू मेमोरीज, एक्टिव मेमोरी और पैसिव मेमोरी। एक्टिव मेमोरी होती है टिप ऑफ द टंग, वो भगवान की दया से हर एक को दी हुई है, वो कोई घटा नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता। यानी किसी का कुछ पूरा का पूरा याद रहता है, वो गॉड गिफ्टेड लोग है। छोड़ दो, हम सामान्य लोग हैं, हम रट के पढ़ के बार बार पढ़ के उसको हमारे दिमाग में लेके आएंगे, उसे कहते हैं पैसिव मेमोरी। आपने डेस्कटॉप पर एक फाइल क्लिक की तो डी ड्राइव में पड़ी हुई फाइल ओपन होके आ जाती है लैपटॉप से, बराबर। वैसे एट अ स्टिमुलस आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपके दिमाग में सारी चीजें घूमने लगती है और आपने जो रजिस्टर किया हुआ होता है आपके मेमोरी में वो निकल के आता है। कभी कभी क्या होता है, आप क्वेश्चन पढ़ते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, फिर आप ऑप्शन को टटोलते हो, 1 2 3 बार ऑप्शन से जाने के बाद आपकी मेमोरी क्लिक होती है। दिस इज क्लिकिंग ऑफ द मेमोरी एट सम स्टिमुलस। ये जो स्टिमुलस होता है ये आपकी मेमोरी को क्लिक करने में काम करता है। इसलिए चाहे वो टिप ऑफ द टंग हो या ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, रटने की जरूरत नहीं है। बिना रटे भी बार बार पढ़ने के बाद वो एक पैसिव मेमोरी के रूप में आपके खोपड़ी में, आपके ब्रेन में रजिस्टर हो जाता है। एंड एट द प्रॉपर स्टिमुलस ऑफ द एमसीक्यू और इट्स ऑप्शन, इट कम्स एट वंस टू हेल्प यू टू गिव यू द करेक्ट आंसर। ये आपको कब पता चलता है? जब मैं आपको क्यूमुलेटिव पेपर देता हूँ। 1 2 4 सेशन हो गए और पहले सेशन से आज तक जितना पोर्शन हुआ है उस पर मैं क्यूमुलेटिव क्वेश्चन पेपर आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए, और आपको पता चलता है यस आई कैन सॉल्व फ्रॉम द फर्स्ट सेशन, आई कैन सॉल्व फ्रॉम द थर्ड सेशन, आई कैन सॉल्व फ्रॉम द 5th सेशन एट दिस 9th सेशन ऑल्सो। सो इट इज द कॉन्फिडेंस ऑफ पैसिव मेमोरी, है ना। तो इसलिए ये काम करेंगे तो अभिज्ञान शाकुंतल की तरह होता है। शकुंतला आती है भरत को लेके दुष्यंत के दरबार में, बोलती है हे दुष्यंत मैं तेरी बीबी हूँ। दुष्यंत बोलता है मैं तुझे पहचानता नहीं, क्योंकि उसको दुर्वास ने शाप दिया कि तू भूल जाएगा। वो क्या करती है फिर? वो एक अंगूठी निकालती है जो दुष्यंत ने उसे दी हुई रहती है, वो अंगूठी उसको दिखाती है, दुष्यंत अंगूठी। उसी समय दुष्यंत को सारी की सारी मेमोरी वापस आ जाती है और बोलता है हाँ शकुंतला तू ही मेरी पत्नी है और भरत मेरा पुत्र है। ये क्या हुआ? अंगूठी सर्व्स एज द स्टिमुलेशन फॉर द पैसिव मेमोरी। जो मेमोरी उसके अभी टिप ऑफ द टंग पर नहीं है, एक्टिव मेमोरी में नहीं है, वो मेमोरी उसकी जागृत हो जाती है अंगूठी देखने के बाद। वो अंगूठी हमारे लिए क्या है? हमारे सामने हो पड़ा हुआ एमसीक्यू, उसके नीचे आए हुए ऑप्शंस। तो सबसे अच्छा क्या होना चाहिए? आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आंसर पता है और आप आंसर देखेंगे ए में है, बी में है कि सी में है। यू नो द आंसर एंड यू विल सी वेयर द आंसर इज रिटन नाउ। ये सबसे अच्छी बात होती है। दूसरी बात होती है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको कुछ समझ में नहीं आया, फिर आपने हेल्प ली, आपने थोड़ा स्ट्रगल किया कि ए नहीं है, डी नहीं है, बी या सी हो सकता है, बी या सी थोड़ा हाँ बी हो सकता है। ये स्ट्रगल करके आता है, ये डाइजेशन होता है, प्रोसेस होती है, कुछ अंदर घूमता है।
स्ट्रीमिंग होता है और फिर आता है। तीसरा होता है आपने एमसीक्यू का क्वेश्चन पढ़ा, आपको कुछ पता नहीं चला, आपने 10 बार ऑप्शन पढ़े, आपको कुछ पता नहीं चला, आप जीरो, आपको पूरा डार्कनेस है, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है। ये तीसरी चीज होती है। तो तीसरी चीज नहीं होनी चाहिए, दूसरी चीज कम से कम होनी चाहिए, और पहली चीज मुझे आंसर पता है, आई विल जस्ट लोकेट वेयर द आंसर इज, आई डोंट नीड द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। इस मेमोरी तक जाने के लिए आपको मैंने जो अभी बताए वो टेक्निक करने की जरूरत होती है। अभी 2-3 और बात। पहली बात ये कि आया हुआ हर एमसीक्यू सॉल्व होता ही है, ऐसे नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो किसी को सॉल्व नहीं होते, सो दोज क्वेश्चन आर आउट ऑफ एग्जाम, उससे मेरिट लिस्ट पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। मैंने आपको पूछा कि निम्नोक्त में से आइसोमेट्रिक वैल्यू ऑफ द हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड इन द कार्डियक मसल्स, वो बताओ। किसको पता है? किसी को नहीं पता। ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि आप लाख कोशिश कर लो, आपको नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? वो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि आप उसको नहीं कर पाते हो। इसलिए क्या करना चाहिए, तो क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इतने डिफिकल्ट कि वो परीक्षा में नहीं होते हैं। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता चला कि नहीं आ रहे, मेरे को नहीं आ रहा है, आपने ऑप्शन देखा, आपको नहीं आ रहा है, आपने बहुत कोशिश, नहीं आ रहा है, तो जेन्युइनली अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं होता है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि शायद ये क्वेश्चन किसी को सॉल्व नहीं होगा। इफ योर प्रिपरेशन इज एट दैट पार लेवल, तो ये क्वेश्चन परीक्षा में नहीं होता है। क्योंकि वो क्वेश्चन किसी को सॉल्व नहीं होता है, इसलिए उसका मेरिट लिस्ट पर कोई असर नहीं होता है। उल्टा होता है, कभी कभी क्वेश्चन इतना आसान होता है कि सबको सॉल्व होता है। बीपी की नॉर्मल वैल्यू बताओ और आपने झट से लिख दिया, हाँ 80-120 mm ऑफ Hg, ए ऑप्शन करेक्ट। आपको उछलने की, कूदने की, बहुत आनंदित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन सबको सॉल्व होने वाला है। सो अगेन दैट क्वेश्चन इज नॉट इन दैट एग्जाम, बिकॉज वो क्वेश्चन ऐसा है जो सबको आने वाला है। मान लो कि सबको एक ग्रेस मार्क दे दिया है, अभी सबको अगर एक ग्रेस मार्क दिया तो मेरिट लिस्ट पर क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। तो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, मान लो कि आप बैटिंग करने के लिए खड़े हो और आउटसाइड द ऑफ स्टंप किसी ने बॉल डाल दी वाइड, तो क्या जरूरत है उसको जाके मारने की? नहीं जरूरत, उसको वेललेट कर दो यार, स्लिप में किसी को वो कलेक्ट कर लेगा और बॉलर को वापस दे देगा। तो कुछ क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए तो कुछ बिगड़ता नहीं है जेन्युइनली, इफ दे आर दैट मच डिफिकल्ट कि वो किसी को सॉल्व नहीं होंगे। और उल्टा भी होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सबको आते ही है, वो उससे बहुत आनंदित होने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो सबको एक ग्रेस मार्क दिया है, ऐसे होता है। तो मेरिट लिस्ट किससे बनती है? मेरिट लिस्ट उससे बनती है कि ऐसे क्वेश्चन जो आपको सॉल्व होंगे और दूसरों को नहीं होंगे, जिससे कि आप मेरिट लिस्ट में ऊपर जाएंगे, या ऐसे क्वेश्चन जो आपको सॉल्व नहीं हो रहे हैं लेकिन दूसरे लोगों को सॉल्व होंगे, जिससे आप मेरिट लिस्ट में नीचे चले जाएंगे। So concentrate on those possible questions which may trick you, जो आपको गुगली के रूप में आ सकते हैं, जो आपको तकलीफ दे सकते हैं। इसलिए क्या करें कि आप खुद का कंफर्ट जोन और डिफिकल्ट जोन डिफाइन करने की कोशिश करें। 18 सब्जेक्ट में से हर एक का कुछ एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, कुछ एक डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट सब्जेक्ट को ज्यादा समय दे दो, आसान सब्जेक्ट को कम समय दे दो। फिर एक 2-4 दिन ऑब्जर्व करो कि पूरे दिन में आपका प्राइम टाइम कौन सा है। 24 घंटों में कौन से समय में, दिन के या रात के, शाम के या दोपहर के, कौन से समय में आप सबसे ज्यादा एक्टिव, सबसे ज्यादा फ्रेश रहते हो। उस फ्रेश, उस एक्टिव, दैट इज कॉल्ड एज योर प्राइम टाइम। उस प्राइम टाइम में जो आपको अप्रिय लगता है, डिफिकल्ट लगता है, अनचाहा लगता है, ऐसी चीजों का, ऐसे सब्जेक्ट का अध्ययन करो। और जो आपका लेजर टाइम है, उस टाइम में आपके प्रिय सब्जेक्ट का, आपके आसान सब्जेक्ट का स्टडी करो। लोग उल्टा करते हैं, प्राइम टाइम में आपको जो अच्छा लगता है उस सब्जेक्ट का स्टडी करते हैं, और जो उकता जाते हैं तो फिर डिफिकल्ट सब्जेक्ट को लेके बैठते हैं, तो दोनों तरफ से नुकसान होता है। इसलिए वो करिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ। इतना स्टडी मत कीजिए कि परीक्षा के दिन आप बीमार पड़ गए और वहां हॉल में आप बैठ नहीं पाएंगे, वो नहीं। तो ये सारी बातें ध्यान में रखिए कि रीडिंग के पहले लाइन से एमसीक्यू की पॉसिबिलिटी को ढूंढना, उसके ऐसी नोट बनाना कि जो नोट धीरे धीरे मेरे खोपड़ी में अब्सॉर्ब हो जाए, और एमसीक्यू जिस दिन मैं सॉल्व करने के लिए उस हॉल में जाने वाला हूं, उसके पहले दिन, एक दिन पहले मेरी एक भी नोट बाकी नहीं रहनी चाहिए जो मेरे दिमाग में अब्सॉर्ब नहीं हुई। ऐसा करोगे तो होगा। और इस टेक्निक को डेवलप करने के लिए मैं कोर्स चलाता हूं। मैं जो 21 साल से कोर्स चलाता हूं, आई डोंट टीच MCQ. I develop the attitude to solve any MCQ. I don't pour many MCQs. I give you the confidence to solve any MCQ. और ये है, इसलिए एक पायोनियर इंडस्ट्री तैयार करने के बावजूद मैं वो चला सका।
वरना जो चीज मार्केट में थी ही नहीं, उस चीज को मार्केट में लाके उसको सक्सेसफुल करा के उसकी इमिटेशन होके उसकी 100 जगह पर उस प्रकार का एमसीक्यू का क्लास लेने की लोगों ने पहल करना, ये अपने आप में उस आइडिया का सक्सेस है। देखिए, कोई आइडिया सक्सेसफुल होती है तो उसको कॉम्पिटिटर आ जाते हैं, वो तो आने ही है। कॉम्पिटिटर आ गए, इसका मतलब यू आर वर्किंग ऑन द राइट लाइन, इसलिए वो आइडिया सक्सेसफुल है। इसलिए वो देखो, एक अंतिम बात बताऊंगा और मैं यहां पर संपन्न करूंगा। मैंने क्या किया, मैंने कितना दिन स्टडी किया। तो अभी मैं मेरा खुद का अनुभव बताता हूं, मेरा खुद का अनुभव मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे स्टडी किया था, मैंने कैसे वो एग्जाम दी थी और मैंने क्या रिजल्ट पाया था। रिजल्ट तो मैंने बता दिया कि मैं 1995 का जामनगर एंट्रेंस का टॉपर हूं। उस समय पूरे भारत में जितने लोगों ने जामनगर का एंट्रेंस दिया था 1995 में, उस समय मैं फर्स्ट आया था। लेकिन माहौल क्या था, मैंने कैसे परीक्षा दी, मैंने कैसे तैयारी की थी। मैं किसी हॉस्पिटल में पुणे में नाइट कर रहा था और दिन में मैं तिलक आयुर्वेद कॉलेज में पीजी में एडमिशन लिया हुआ था निदान में, और वहां की फीस मुझे अफोर्डेबल नहीं थी और मैं बड़ा उकता गया था कि इतनी फीस देके और 3 साल देके मैं कब बाहर पढ़ूंगा, इसका स्कोप क्या रहेगा। मुझे तो आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी थी, मुझे तो मॉडर्न करना ही नहीं था। तो निदान जैसे पैथोलॉजी के वो सारे ब्लड सैंपल चेक करना और इन सैंपल चेक करना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। कर्म धर्म संयोग से मुझे जामनगर के इसकी नोटिस दिखी, मैंने उस समय वो लेटर वहां पर पोस्ट किया, एनवेलप में से फॉर्म आ गए, मैंने फॉर्म भर दिया और 3 महीने के बाद हॉल टिकट आ गया। 17 जून 1995 को हॉल टिकट आ गया कि आपकी परीक्षा 29 जून को है। 17 जून को हॉल टिकट मिला, तब तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, मैं भूल गया था फॉर्म सबमिट करके। मैंने कोई स्टडी नहीं किया था क्योंकि मेरे कोई दोस्त परीक्षा नहीं दे रहे थे, मेरे ऊपर कोई सीनियर ऐसे नहीं थे कि मुझे गाइड करे, ना इस प्रकार के कोर्स चलते ना उस प्रकार की मार्केट में पुस्तकें है मुझे पता था, मेरे कोई नोट्स तैयार नहीं थे, नथिंग वाज देयर। और 17 जून के दोपहर को मेरे पास हॉल टिकट आ गया और 29 जून को मुझे परीक्षा देनी थी। मैंने हॉस्पिटल में जहां पर मैं काम कर रहा था उस डॉक्टर को बोला कि सर मैं 12 दिन अगले नहीं आऊंगा। वो बोले अनपेड हो जाएगा। मैंने बोला ठीक। फिर वो 11 दिन मैंने स्टडी की और 28 जून की रात को मैंने दादर से ट्रेन पकड़ी और 29 जून की सुबह मैं जामनगर पहुंचा। दोपहर 3 से 6 मेरी परीक्षा थी जामनगर की। 180 एमसीक्यू थे, कोई भी 90 सॉल्व करने थे और 3 घंटे का समय था, यानी एक एमसीक्यू के लिए 2 मिनट का समय था। आपको 120 में 120 एमसीक्यू सॉल्व करने, 1 मिनट 1 मिनट में एक। मैं तो मेरे स्टूडेंट को जब मेरे कोर्स में उनको गाइड करता हूं तो मैं उनको बोलता हूं कि आपको 20 सेकंड में एक एमसीक्यू सॉल्व करना है। 30 मिनट में 90 एमसीक्यू सॉल्व करने की मैं उनको आदत डालता हूं। तो मैं हर एमसीक्यू के पीछे उनके 40 सेकंड बचाता हूं। जो 40 सेकंड बचेंगे उनके 120 इंटू 40 सेकंड जो बचेंगे, उन 40 सेकंड हर एमसीक्यू के बचे हुए में वो डिफिकल्ट क्वेश्चन को टैकल करते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन को सोचते हैं, क्योंकि उनको आदत है कि एमसीक्यू कितने सेकंड में सॉल्व करना है, 20। तो 1995 29 जून को मेरी परीक्षा शुरू हुई एमसीक्यू के जामनगर की। 3 बजे शुरू हुई, 6 बजे खत्म होने वाली थी और 180 क्वेश्चन थे, 90 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। मैं सॉल्व करता चला गया और 40 मिनट बाद मुझे पता चला कि अभी इस पूरे पेपर में सॉल्व करने जैसा कुछ नहीं बचा है, इससे ज्यादा मैं सॉल्व नहीं कर सकता। और 3:40 पर मैंने पेपर रख दिया और एग्जामिनर वहां पर जो था उसको बोला कि मुझे जाने दीजिए हॉल के बाहर। उसने बड़ी कुत्सित दृष्टि से, बड़ी करुणामय दृष्टि से, बड़ी दयार्द्र दृष्टि से मेरी ओर देखा। हो गया आपका पेपर? मैंने बोला हाँ। 40 मिनट हो चुके से, 3 घंटे का पेपर था और मैं पेपर छोड़ के जाने वाला था। वो बोला ऐसे नहीं जा सकते, 20 मिनट आपको रुकना पड़ेगा, कम से कम 1 घंटा तो रुकना पड़ता है, उसके पहले छोड़ नहीं सकते। मैंने अगले 20 मिनट वैसे निकाले वहां पर। कुछ लोग गणपति स्तोत्र पढ़ रहे, कुछ लोग हनुमान चालीसा बोल रहे, कुछ लोग एक दूसरे को कोई सांकेतिक भाषा में आंसर बता रहे। मैंने देखा वो सारा। 20 मिनट चले गए, 4 बज गए, टोल पड़ गया, 1 घंटा हो गया, मैंने पेपर दे दिया। उसने फिर से बड़ी तुच्छता से मेरी ओर देखा और मैं हॉल से बाहर निकल गया। कॉरिडोर से चलते 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 एग्जाम सेंटर के मेन गेट तक आने लगा। इतने में एग्जाम सेंटर के जो प्रमुख थे वहां पर, कन्वेनर जो कंडक्ट करने वाले वहां पर थे, वो चीफ आ गए दौड़ते दौड़ते। मुझे बोला आपको अभी तक आपका हॉल नहीं मिला, कहां पर बैठना है, सीट कहां पर है, आपको पता नहीं चला? मैंने बोला नहीं सर, मेरा तो पेपर हो गया। वो हंस पड़े। वो बोले आपने पेपर दे दिया? मैंने बोला हाँ। फिर उन्होंने मुझे एक ताना कसा, यानी मला एक टोमणा मारला। हाँ, उन्होंने मेरे ऊपर एक जोक किया। वो बोले पेपर दे दिया यानी आप सिलेक्ट हो गए, तो आप सिलेक्ट हो गए। तो मैंने भी उनको बोला थैंक यू सर। फिर मैं बाहर आ गया। बाहर आया, रात का मेरा ट्रेन था, ट्रेन पकड़ के मैं पुणे चला आया।
ये 29 जून की रात को मैं वहां से निकला, 30 जून की सुबह मुंबई और 30 जून की दोपहर में पुणे में पहुंच गया और पुणे में आकर अपना अपना जो हॉस्पिटल था वो ज्वाइन किया और दिन में मैं तिलक में जाने लगा। और 7 जुलाई को मेरे घर में फोन बजा। उस समय मोबाइल नहीं थे भारत में 1995 में। 7 जुलाई 1995 को मेरे घर में लैंडलाइन पर जामनगर से मेरे वहाँ के सीनियर का कॉल आया और मेरे पिताजी ने फ़ोन उठाया तो बोले, वहाँ का जो बंदा बोल रहा था सीनियर वहाँ का जामनगर का, वो बोला कि ऋषिकेश मित्र का घर है। मैंने बोला हाँ। हमारे पिताजी ने बोला हाँ। और वो बोले कि उनको बता देना कि वो जामनगर में फर्स्ट आ गए हैं। तो ये मेरी जिंदगी का सबसे यशस्वी दिवस था, जिस दिन में मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं रात को घर आया तो मुझे पिताजी ने बताया कि रिजल्ट आ गया और तो जामनगर में पहले नंबर पर सिलेक्ट हुआ है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक अष्टांग हृदय की गुटिका संस्कृत मूल और एक रसरत्न समुच्चय के पहले 11 अध्याय का एक पुस्तक ऐसे में लेके गया था। 2 ही चीजें मेरे पास थी, मैं लेके गया था। और वहां जाने के बाद मैंने ज्वाइन किया संहिता डिपार्टमेंट। हमारे डीन कायजिका से डिपार्टमेंट से गुरुदीप सिंह साहब, जिनको अभी पद्म भूषण मिला, पद्मश्री मिला, वो ट्रिपल गोल्ड मेडलिस्ट थे। उन्होंने मुझे बोला कि आप फर्स्ट आए हो, आपको किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन मिल सकता है, आप हमारे कायजिका डिपार्टमेंट में आ जाओ। मैंने बोला नहीं सर, मैं पुणे से यहाँ पर जो आया हूँ वो केवल संहिता पढ़ने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं संहिता डिपार्टमेंट में ज्वाइन करूंगा। फिर हमने राम बाबू द्विवेदी साहब जो थे प्रोफेसर, उनका जो डिपार्टमेंट था संहिता, उसमें ज्वाइन किया। और वहाँ ज्वाइन होने के बाद मैंने उनको पूछा कि सर, मैंने तो 40 मिनट में पेपर डाल दिया था, तो ये कैसे संभव है कि मैं पूरे भारत में फर्स्ट आ गया? हाउ आई वॉज टॉपर एट दिस एंट्रेंस। वो बोले क्या बात कर रहे हो, पेपर तो हमने चेक किया है। उस जमाने में मैनुअल चेकिंग हुआ करता था, कंप्यूटराइज चेकिंग आज जो होता है वो नहीं हुआ था, मैनुअली पेपर चेक हुआ करते थे। तो बोले पेपर तो हमने ही चेक किए, मैंने आपका पेपर खुद देखा, आप क्या बात कर रहे हो? बोले क्या था? मैंने बोला बताइए कैसे हुआ ये? तो बोले कि 180 में से 40 मिनट में आपने अगर पेपर डाला है तो 180 में से 165 क्वेश्चन वहां पर आपने अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन गलत है और नेगेटिव मार्किंग 1:1 है, यानी एक गलत हुआ तो 1 मार्क कट हो जाएगा। अभी तो AIA में आपका 0.25 कट होने वाला है, 1/4 कट होने वाला है। हमारा नेगेटिव मार्किंग 1:1 था, यानी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 5 सही निकले, 5 गलत निकले थे, 0 मार्क हो जाते थे। तो बोले 165 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 3 गलत थे, इसलिए आपका स्कोर हुआ था 162 और 3 नेगेटिव मार्क, तो आपका स्कोर था 159। और उस जामनगर एंट्रेंस के एग्जाम में फर्स्ट आने के लिए स्कोर की जरूरत थी 90 और मुझे मार्क थे 159। मैंने 40 मिनट में पेपर लिखा था और मैंने 165 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 मिनट में 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसका मतलब एक MCQ 15 सेकंड में सॉल्व किया था। तो इतनी तेजी से दिमाग काम करता है अगर आपने तैयारी अच्छी की हो, अगर आपका एटीट्यूड विनिंग हो, अगर आपकी एम्बिशन अच्छी हो, अगर आपके दिमाग में आग लगी हुई है, अगर आपका ध्येय सुनिश्चित है, अगर आपके मन में कोई विकल्प नहीं है, आप पूरे डिटर्मिनेशन से काम कर रहे हैं और आपने स्मार्टली काम किया है, तो ये पॉसिबल है कि 15 सेकंड में एक MCQ सॉल्व करने के बावजूद आप पूरे भारत में फर्स्ट आ सकते हो। और गौरव की और एक बात थी कि मेरे साथ जो बाकी 9 लोग सिलेक्ट हुए थे मेरे पीछे, दूसरे तीसरे चौथे 10वें नंबर तक, मैं अकेला छोड़ के बाकी 9 के 9 लोग उस स्टेट के यूनिवर्सिटी टॉपर्स थे। तो ये बड़ी गौरव की बात है कि अगर आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करोगे, उस टेक्निक से प्रिपरेशन करोगे, तो ये बहुत ज्यादा संभव है, सुनिश्चित संभव है कि आपको सर्वोत्तम यश निश्चित रूप से प्राप्त होगा, क्योंकि ये मेरा स्वयं का खुद का अनुभव है। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है, ये किसी की लिखी पढ़ी सुनी बातें नहीं है, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का अपना अनुभव है, जो मैं पिछले 21 साल से मेरे स्टूडेंट के साथ शेयर करते आया हूं। और उसी जुनून से, उसी जिगर से, उसी डिटर्मिनेशन से, उसी निश्चितता से, उसी निर्णय से, उसी पैशन से, उसी एम्बिशन से मेरे ये सारे स्टूडेंट जो मेरे कोर्स में ज्वाइन होते हैं, ये वहां पर काम करते हैं। तो इस तरह से आप अगर इस पद्धति से हमारे कोर्स में ये ट्रेनिंग ले लेंगे, तो मुझे ये पूरी निश्चित ही है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी मुझसे अच्छा यश आपके
आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में पा सकते हैं। तो आप पर भगवान की असीम कृपा बनी रहे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके संयमी श्रवण के लिए हार्दिक धन्यवाद।